नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं, देखेंगे जो कि CDP का आज टॉपिक 1 हम लोग करेंगे। इसकी थ्योरी क्लासेज इसमें आपको हम करवाते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक 1 जो आपको बनाया गया है वह है आपका, देखिए, विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, ठीक है। तो विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे हम लोग, और विकास की अवधारणा में अधिगम से क्या संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धारणा के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो उसका परिचय में देखिए आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं। तो विकास की अवधारणा और अधिगम का परिचय है कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, एक निश्चित क्रम में होता है। यानी क्या होता है, पहले वह शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, फिर ये मैंने एक क्रम चल रहा है। ये क्रम सभी के लिए होता है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। इसी के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, ठीक है। इसी के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, और यहाँ पर सीखना भी इसी के आधार पर होता है। शैशवावस्था में बच्चा कुछ और सीख रहा होता है, बाल्यावस्था में कुछ और सीख रहा होता है, किशोरावस्था में कुछ और कर रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्रम से चल रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, सभी प्रकार के बालकों के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके सामने मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं, आपके सामने 10 बच्चे खड़े हैं। तो आप देखिएगा किसी बच्चा में मस्तिष्क का विकास ज़्यादा है, किसी बच्चा में सामाजिक विकास है, किसी बच्चा में पर्यावरण के प्रति झलक है, किसी बच्चा में वैज्ञानिक के प्रति झलक है। सबका हाव भाव और व्यवहार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सभी की सोच क्या है, अलग अलग। इसका रीजन क्या हुआ, तो इसका रीजन हुआ सबसे पहले वंशानुक्रम। यानी जब गर्भ में था तो उसका वंश जो है, वंशावली, तो वंशानुक्रम होता है। अब वह जिस परिवेश में रह रहा था, अगर वो चोर के साथ रह रहा है तो उसकी बुद्धि चोर जैसी होगी, अगर वो नौकरी वाले के साथ रह रहा है तो उसकी बुद्धि नौकरी लेने वाली जैसी होगी, अगर वह परिवेश में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ रह रहा है तो उसका दिमाग क्रिकेट खिलाड़ी की ओर जा रहा है। तो ये सभी जहाँ रह रहा होता है उसके परिवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बालक का विकास जो होता है वो किसका होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का होता है। देखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण जो होता है बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या है कि एक शिक्षक को विकास की अवधारणा और उसके अधिगम के संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको CDP यानी बाल विकास और उसके अधिगम, सीखने वाली बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चों के साथ काम कर पाते हैं, ठीक है। बालकों में देखिए यहाँ पर है, बालकों में विकास होने के साथ साथ अधिगम भी वह सीखता जाता है। बालक में जैसे जैसे विकास होते जाता है, यानी शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, तो ये विकास जैसे जैसे हो रहा है इसी तरह से वह अधिगम भी सीखता जाता है। अधिगम मतलब कुछ अनुभव के आधार पर सीखता हुआ जाता है, ठीक है। अगर क्रिकेट खेल में गया होगा बच्चा तो वहाँ पर कुछ सीखा होगा, ठीक है। अगर फुटबॉल खेलने गया होगा तो वहाँ पर अनुशासन सीख रहा होता है। तो इस तरह वह अधिगम कुछ करके सीखते रहता है, जिसके कारण विकास की अवधारणा और अधिगम एक साथ जुड़े हुए हैं। विकास और अधिगम जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा विकास कर रहा है तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है अधिगम करके, इसलिए उसमें वह 4 चांद लगाते जाता है, ठीक है। चलिए, विकास और अधिगम की अवधारणा का संबंध इस प्रकार
है, यानी विकास की अवधारणा के बारे में हम लोग इसका पर देखेंगे। ठीक है, ये अभी जो टॉपिक आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिले, ये क्या है, विकास की अवधारणा के बारे में बता रहा है। ठीक है, अधिगम से संबंध हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो विकास की अवधारणा के बारे में क्या क्या यहाँ पर है, विकास कैसे कैसे होता है, इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी भिन्न भिन्न अवधारणाएँ दी है। ठीक है, सबसे पहला अवधारणा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है। दूसरा अवधारणा है मस्तकोन्मुखी विकास होता है। तीसरी अवधारणा है संगठित प्रक्रिया है विकास। चौथी अवधारणा है भिन्नता का सिद्धांत और पांचवा है अनवरत। ठीक है, ये सभी को हम बारी बारी से यहाँ पर मेंशन करेंगे। छठा है विकास की अवधारणा में विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। ये क्या होते हैं, पांचों छह चीज, इसको हम बारी बारी से यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, विकास की अवधारणा को देखेंगे। पहला देखिए आपके लिए यहाँ पर पॉइंट लेकर के हम आए हुए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका मतलब क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सर्वप्रथम देखिए, सामान्य से विशिष्ट करने का मतलब कि पहले छोटी छोटी चीज़ें विकास होती है, फिर बड़ी चीज़ें होने लगती है। तो पहले सामान्य स्तर से विशिष्ट स्तर की ओर जाता है। ठीक है, यानी क्या है, सर्वप्रथम बालक धीरे धीरे पूरे हाथ का संचालन करता है। जब भी बालक होता है तो वो हाथ का संचालन करता है। उसके बाद वह अपनी अंगुली पर नियंत्रण करने लगता है। इसी प्रकार बालकों में संबंधों का विकास होता जाता है, यानी बालक सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास कर रहा होता है। सबसे पहले वह मान लीजिए कि हाथ को उठा रहा होता है, फिर वह धीरे धीरे अंगुली को बाएं दाएं ऊपर नीचे करना सीख रहा होता है, उस पर नियंत्रण करना सीख रहा होता है। इसी प्रकार बाल को फिर पैर में करना होता है, फिर धड़ में करना होता है। तो इस तरह से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका विकास होता है। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट में क्या होता है, देखिए, बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद वह क्रमशः परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करता है। सामान्य बात है कि बालक सबसे पहले अपनी माँ को संवेदना के आधार पर पहचानता है। ठीक है, वह नज़र से नहीं पहचान पाता है, उसकी संवेदना लगाव के आधार पर वह पहचान पाता है कि ये हमारी माँ है। ठीक है, तो बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानने लगता है और उसके बाद वह क्रमशः परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करने लगता है। इस तरह से बच्चा में विकास हो रहा होता है। ठीक है, अगला है, आरंभ में बालक केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में वह संवेग को अभिव्यक्त करना सीखने लगता है। ठीक है, आरंभ में बालक क्या करता है, केवल उत्तेजना का अनुभव करता है और फिर बाद में वह क्या करता है, संवेग को अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में भाषा का विकास भी क्रंदन से ही शुरू होता है। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी भाषा का विकास कर रहा होता है। देखिए, यही प्रश्न आता है कि बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है, तो बच्चों में भाषा का विकास ये क्रंदन, ये रोना चिल्लाना यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आय आय मैं करता है ना, अब यहीं से वो माँ बोलना शुरू कर देता है, वहीं से पा करना सीख जाता है, वहीं से बा करना सीख जाता है। तो क्रंदन से ही वह स्टार्ट होता है उसकी भाषा का विकास। मतलब ये क्रंदन सामान्य हो गया, उससे विशिष्ट जाएगा तो उससे भाषा का विकास हो गया। ठीक है, तो बच्चों में भाषा का विकास का शुरुआत कहाँ से होता है, याद रखिएगा, क्रंदन से, रोना से, चिल्लाना से होता है। ठीक है, उसी से अपनी वह भाषा का विकास कर रहा होता है। रोते रोते वह धीरे धीरे कुछ भाषा को बोलने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, दूसरा पॉइंट है जो आपका बाल विकास की अवधारणा का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, विकास की अवधारणा का दूसरा पॉइंट है मस्तकोन्मुखी विकास। क्या होता है ये मस्तकोन्मुखी विकास, तो इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक का मत है कि शिशुओं में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा है, हम लोग भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सा प्रैक्टिस कर लिए हैं इसको। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत छूटा हुआ था, इसको आप लोग कर लेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक का मत है कि शिशुओं में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। यानी जो गर्भावस्था में, गर्भ में जब बच्चा रहता है, पलता है, तो उसका सबसे पहले विकास किस चीज़ का होता है इसके अनुसार, तो सबसे पहले जो विकास होता है सिर का होता है। मानना है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, तो भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, सिर के बाद धड़ एवं टांगों का विकास होता है। याद रखिएगा इस क्रम को,
ये प्रश्न में आया हुआ है एग्जाम में कि गर्भ में या भ्रूणावस्था में सबसे पहले बच्चा के किस चीज़ का विकास होता है। याद रखिएगा, सिर का विकास होता है, सिर के बाद धड़ का, और धड़ के बाद टांगों का विकास होता है, जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है। और ये किस में जाता है, तो मस्तोक्त मुद्धि विकास में जाता है। ठीक है, अब देखिए, जन्म के पश्चात जैसे जन्म लेता है बच्चा, तो शिशुओं में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होता है। यानी जन्म में, जन्म कहे तो शैशवावस्था कहें, ठीक है, शैशवावस्था कहें, तो शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक वृद्धि जो होती है बहुत तीव्र होती है। ठीक है, सबसे पहले बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, बाद में सिर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। यह सिद्धांत शारीरिक अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न पूछ देगा कि एक बच्चा जो है पहले अपने सिर को उठाता है, उसके बाद वह सिर को इधर उधर घुमाता है और बाद में सिर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह सिद्धांत किस पर, शारीरिक अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या हो रहा है, शरीर की वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट था तीसरा आपका विकास की अवधारणा का। यहाँ पर जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है विकास की अवधारणा। दो को चीज़ है, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी विकास की अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, विकास की अवधारणा में तीसरी अवधारणा वैज्ञानिकों ने क्या दिया है कि विकास जो है एक संगठित प्रक्रिया है। ये संगठित प्रक्रिया क्या होती है, तो ये संगठित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक संगठित प्रक्रिया के तहत होता है। यानी बालकों के विकास से तात्पर्य केवल शारीरिक विकास से नहीं है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक सामाजिक विकास भी होने से व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। ठीक है, तो बालक के विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक विकास मतलब शरीर से हम हट्टे कट्ठे और बहुत मजबूत हो गए। ठीक है, बाकी हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो ये विकास का मतलब नहीं है। विकास का मतलब कि शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक भी विकास होना चाहिए कि अब हम यहाँ पर क्या करें नहीं करें, बड़ों को क्या करें, छोटों को क्या करें, अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने कोच के साथ, ये क्या है, तो ये मानसिक है। ठीक है, और सामाजिक मतलब समाज में बड़ों के साथ किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किनको इज्जत देना है, ये सामाजिक विकास। तो ये सारा चीज़ जब होगा तब बालक में विकास का क्रम माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि शारीरिक दृष्टि से कोई बालक 8 वर्ष का हो सकता है, तो वह मानसिक दृष्टि से 12 वर्ष का हो सकता है। 8 वर्ष का है लेकिन वह 12 वर्ष के बच्चा का जैसा सोच सकता है। और संवेग की दृष्टि से वह 14 वर्ष का हो सकता है। कोई बच्चा ज़्यादा संवेगात्मक होता है ना, ज़्यादा वह रोता है, कोई ज़्यादा कठोर होता है, कोई वो ज़्यादा क्रोध करता है, तो ये संवेग की दृष्टि से हो सकता है। अतः विकास की आयु किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इस प्रकार यह एक संगठित प्रक्रिया है। ठीक है, विकास को बांधा नहीं जा सकता है, यह एक संगठित प्रक्रिया है, यह स्वतः होते ही रहता है, तो इसलिए इसको बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक संगठित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विकास की अवधारणा का। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नता का सिद्धांत। क्या है, भिन्नता का सिद्धांत। ये भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ये भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, हो सकता है कि एक ही दिन 10 बच्चे जन्म लिए हों, एक ही दिन 10 बच्चे जन्म लिए हों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सभी का जो विकास है वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि कोई बच्चा 5 फीट का लंबा हो जाए, कोई हो सके कि 6 फीट का हो जाए, कोई हो सके कि 4 फीट का हो जाए, कोई हो सके कि 3 फीट का हो जाए। ठीक है, एक ही दिन जन्म लिए हैं लेकिन सबका यहाँ पर हाइट चेस्ट वेट अलग अलग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इनके सोचने समझने की ताकत क्षमता शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। तो ये भिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बच्चों में भिन्नता पाया जाता है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है, इसलिए यह भिन्नता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, देखिए विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है। आप देखेंगे कि शैशवावस्था में बच्चों का लंबाई और उनकी सोच समझ शक्ति जो होती है बहुत चरम सीमा पर होती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है। ठीक है, तो विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है और विकास की गति बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है। उस समय बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें विकास का क्रम नहीं चल पाता है। ठीक है,
तो शैशवावस्था में अधिक बच्चों में विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में विकास कम हो जाता है, और एक बार पुनः फिर से यहाँ पर जो होता है किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में तो होती ही है, यहाँ पर किशोरावस्था में फिर से एक बार तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, और लड़के और लड़कियों में भी विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। लड़कियां का ज़्यादा हाइट नहीं होता है, लड़कों का ज़्यादा हाइट हो जाता है, तो ये इनमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये विकास का अवधारणा माना गया है। अगला पॉइंट है अनवरत प्रक्रिया। अनवरत प्रक्रिया विकास की अवधारणा का 5वां पॉइंट है अनवरत प्रक्रिया। ये क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, अनवरत मतलब कि लगातार चल रहा है, कभी यह रुकता नहीं है। तो जो लगातार चल रहा है उसी को अनवरत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति कब? जैसे ही बच्चा गर्भ में पालन होता है, गर्भ में रह रहा होता है, उसी समय से बच्चा का क्या होता है? विकास शुरू हो जाता है। उसकी मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, उसके पहले उसका धड़ का विकास होता है, पैर का विकास होता है। ठीक है, तो ये विकास, उसमें मांसपेशियों में ताकत आती है, हड्डियों में ताकत आती है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि यहाँ से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, जिस समय मृत्यु होता है उस समय तक उसमें विकास होते रहता है। ठीक है, तो मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। इसलिए विकास को कहा जाता है कि विकास रुकने वाली नहीं है, लगातार चलते रहती है। इसलिए विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, इसी कारण अधिगम भी जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना। कुछ कुछ हो सकता है कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो है वह 10 वर्ष के बालक से भी कुछ अच्छा गुण सीख ले। एक 30 साल वाला व्यक्ति जो है उससे भी एक बच्चा जो है 10 वर्ष का बच्चा कुछ अच्छा गुण सीख ले। इसलिए सीखने का क्रम मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। कुछ कुछ घटनाएं घट जाती है जिसके कारण जो कुछ नहीं करना चाह रहा था वो काम भी करना पड़ जाता है। इस तरह से सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है? तो अधिगम जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ठीक है, चलिए, उसी तरह से क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार भी क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, जिसके कारण उसके व्यवहार से ही पता चल पाता है कि उसमें विकास की गति कितनी रफ्तार से चल पड़ी है। ठीक है, जैसे आप 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं तो उनका व्यवहार ही आपको बता देगा। कोई बहुत सोशलिस्ट होंगे, सामाजिक होंगे, कोई बहुत क्रोधी होगा, निर्दयी होगा, कोई बहुत इमोशनल होगा और बहुत आपका सम्मान करेगा। तो इसमें आप उन बच्चों को देख करके ही पता कर पाएंगे कि किस बच्चा में विकास अच्छा से हुआ है और किस में विकास नहीं हुआ है। जिस बच्चा में अच्छा से विकास हुआ होगा वह अच्छे ढंग से समाज के बीच में आएगा, अच्छे ढंग से व्यवहार करेगा, अच्छे ढंग से पढ़ेगा लिखेगा और आपको इज्जत आदर सत्कार करेगा। तो ये उसमें विकास हुआ है। अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं कर रहा तो उसमें विकास की कमी है, विकास अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है विकास की अवधारणा का विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। विकास प्रक्रिया के समान ही प्रतिमान होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समान प्रतिमान क्या होता है? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमान से प्रभावित होती है। मनुष्य चाहे अमेरिका में पैदा हुआ हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक तथा वार्षिक का विकास अन्य व्यक्तियों के जैसा ही होता है। यहाँ पर कहना है कि विकास का समान प्रतिमान होता है। एक ही जाति में जन्मे लोग का विकास जो होता है समान होता है। इस अनुसार के यहाँ पर है, चाहे आप अमेरिका में पैदा हुए हो, चाहे आप भारत में पैदा हुए, चाहे इंग्लैंड में, आप में जो है विकास का गति समान होगा। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में 2 चीज़ देखने को मिलती है, वृद्धि और विकास। इन दोनों में व्यापक अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा, वृद्धि और विकास में जो अंतर है उसको याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों में 2 चीज़ देखने को मिलती है, वृद्धि और विकास। इन दोनों में व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है, बहुत अंतर पाया जाता है। देखिए, वृद्धि और विकास, इसको याद करके जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। वृद्धि जो होता है बाहर से दिखता है। जैसे अभी आप 4.5 फीट का बच्चा है, उसमें वृद्धि होगा तो वह 4.5-5 फीट का होगा। ये बाहर से ही देख के आपको पता चलेगा अरे इसका तो हाइट बढ़ गया है। अगर वह बहुत पतला था, मोटा गया तो अरे ये तो मोटा हो गया। ठीक है, ये तो आँख पर चश्मा लग गया। तो ये क्या है? ये बाहर से वृद्धि, बाहर से आपको बाहर से देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। उसको देख के आप अगर दिमाग लगा रहे उसको देख के आप कहिएगा तो कहिएगा कि इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, लेकिन विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पता करने के लिए
उसकी लंबाई, कद, आकार, मोटा पतला, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास अंदर से देखने में लगता है, ठीक है, कि उसकी हड्डियां कितनी मजबूत है, वह कितना अंदर से जो है कि उसका मसल्स मजबूत है, वह कितना जो है अंदर से मस्तिष्क विकास कर पाया है। तो ये अंदर की चीज़ है। ये जब तक आप उसके साथ बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बतियाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि विकास उसमें कितना हुआ है, क्योंकि उसमें अंदर से उसकी हड्डियाँ का विकास, मांसपेशियों का विकास, मस्तक का विकास जुड़ा होता है। तो उसके साथ हम जब बैठते हैं, जब उसके साथ हम खेलेंगे, जब उसके साथ हम हाथापाई करेंगे, तो ये पता चल पाएगा कि उसमें विकास कितना शारीरिक हो पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है वृद्धि और विकास का अंतर, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे क्या अंतर है। दूसरा है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। किशोरावस्था के बाद बालकों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास अनवरत जीवन पर्यंत चलता रहता है या जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहता है, ठीक है। जैसे वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। लगभग यहाँ पर माना जाता है कि 18 साल से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारी जो हाइट बढ़नी रहती है, जो हमारे शरीर का शेप तैयार होना रहता है, वो हो गया होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, अब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम 6 फीट के हैं तो अब 60 साल होते होते जो है हम 61 फीट के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लास्ट हो गया। 18 साल तक यदि आप 6 फीट के हो गए तो आप 6 फीट के हो गए, उसके बाद आपका वृद्धि रुक जाएगा, ठीक है। जबकि विकास जो होता है ये अनवरत है। आपके शरीर में विकास देखते हैं, बहुत तरह का रोग बीमारियां आते रहती थी। क्या होता है, आपके आंतरिक चीज़ें जो आपको देखने मिलता है, कुछ कमियां, कुछ खूबियां, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग भी शरीर में हो जाते हैं। सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो ये विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, याद रख लीजिएगा। वृद्धि एक निश्चित समय होता है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, ठीक है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है और विकास जो होता है अनवरत चलते रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास व्यापक होता है, बहुत भयावह होता है, बहुत आगे तक बढ़ता है, ठीक है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास धीरे धीरे होता है, अनवरत होते रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। लेकिन वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि आज इतना बढ़ेगा, कल इतना बढ़ेगा, ठीक है। तो वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आपको विकास करना है तो उसका एक निश्चित दिशा बनाया हुआ होगा, उसी के अनुसार आदमी विकास कर पाता है। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जबकि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है। हम देखेंगे तो विभिन्न रूप से स्पष्ट आपको हो जाएगा, उसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको हमने पॉइंट बना दिया है। एक पहला चीज शारीरिक विकास एवं अधिगम। शारीरिक विकास जिस तरह का होगा उसी तरह का आप अधिगम कर पाने में सामर्थ्य होइएगा, ठीक है। एक दिव्यांग, पैर से दिव्यांग बालक जो है एक अच्छी तरह से कबड्डी नहीं खेल सकता, अच्छी तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकता, अच्छी तरह से हॉकी नहीं खेल सकता है, क्योंकि उसमें उसके लायक अधिगम हो नहीं सकता। एक स्वस्थ खिलाड़ी अच्छा क्रिकेट खेलने सीख सकता है, अच्छा कबड्डी खेलने, अच्छा फुटबॉल खेलने। तो ये क्या है, शारीरिक विकास से जुड़ा है। अगर शारीरिक विकास जिसका अच्छा है वह हर तरह के कार्यक्रम को कर सकता है, अधिगम को कर सकता है, और जिसका शारीरिक विकास सही नहीं है वो हर तरह के अधिगम को नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा है मानसिक विकास एवं अधिगम का संबंध। मानसिक विकास एवं अधिगम का संबंध, ठीक है, कि मानसिक विकास एवं अधिगम का संबंध, यानी जिस तरह का आपका मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास जिस तरह का होगा आप उसी तरह का अधिगम को कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है कि मानसिक विकास और अधिगम से मेरा कहने का मतलब है कि एक बच्चा में जिस तरह का मानसिक विकास होगा उसी तरह का वो अधिगम कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा। तीसरा है संवेगात्मक विकास एवं अधिगम से संबंध। जिस तरह का संवेग होगा, क्रोध, जिस व्यक्ति में ज़्यादा क्रोध होगा वो अच्छी चीज़ों को नहीं ग्रहण कर सकता है, जिस व्यक्ति में नम्रता होगी वो अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। तो संवेगात्मक जो है वो भी अधिगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चारित्रिक विकास एवं अधिगम से संबंध, जिसका अच्छा चरित्र होगा वह अच्छे अच्छे अधिगम को सीखेगा, अच्छे अच्छे कार्य को करेगा, तो चारित्रिक विकास भी अधिगम से जुड़ा हुआ है। भाषा विकास एवं अधिगम से संबंध, जिस तरह भाषा का विकास होगा उसी तरह से उसका अधिगम हो पाएगा। सामाजिक विकास का अधिगम से संबंध, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो मुख्य पॉइंट है उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पर जो सामाजिक जो विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध है उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो विकास का अधिगम से संबंध ये आप देखिएगा, पहला है यहाँ पे
पहला है शारीरिक विकास एवं अधिगम, फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। शारीरिक विकास अधिगम से किस प्रकार जुड़ा है, इसको हम लोग विभिन्न उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर आपको, शारीरिक विकास के आधार पर ही बालक विभिन्न प्रकार के अधिगम को सीख जाता है। जैसे एक बालक के पैर स्वस्थ रूप से विकसित होते हैं तो वह निर्धारित समय में चलना सीख जाता है। इसके विपरीत जब उसका पैर स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होता है तब वह चलना नहीं सीख पाता है। ठीक है, तब वह चलना नहीं सीख पाता है। तो इसलिए शारीरिक विकास का जुड़ाव किससे है, उसका अधिगम से जरूर है। ठीक ना, तो इसको आप समझ पाएँ कि शारीरिक विकास किस तरह से अधिगम से जुड़ा हुआ है। चलिए दूसरा और पॉइंट को हम लोग शारीरिक विकास से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शारीरिक विकास के आधार पर ही बालक विभिन्न प्रकार के खेलों का अधिगम सीख पाता है। जैसे क्रिकेट के खेल के लिए बालक के हाथ एवं पैर तथा आंखों की दृष्टि का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, तभी वह खिलाड़ी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो देखिए, अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। यानी खिलाड़ी बनने के लिए उसका शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट सीखने के लिए उसका शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए। इसलिए विकास और सीखना मीन्स अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शारीरिक विकलांग बालक को अनेक कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हाथ में पैर से विकलांग बालक कबड्डी क्रिकेट जैसा खेल नहीं खेल पाता, इसलिए शारीरिक विकास से अधिगम जुड़ा हुआ है। ठीक है, शारीरिक विकलांग वाले जो बालक होते हैं उसको विभिन्न प्रकार के कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हाथ और पैर से जो विकलांग बालक होगा वो कबड्डी क्रिकेट नहीं खेल सकता है, इसलिए वह शारीरिक विकास जो है अधिगम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया था यहाँ पर विकास के लिए, मानसिक विकास एवं अधिगम से संबंध। मानसिक विकास किस प्रकार अधिगम से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, देखिए मानसिक विकास एवं अधिगम का संबंध भी घनिष्ठ माना जाता है, क्योंकि विद्यालय में संपन्न होने वाली गतिविधियों में बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील होता है। ठीक है, अतः किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह सभी अधिगम में अच्छे तरह से जुड़ेगा और अच्छे तरह से क्रियाकलाप करेगा, सभी गतिविधियों को अच्छे तरह से करेगा। इसलिए सीखना जो है विकास मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। मानसिक विकास अच्छा है तो आप किसी कार्य को स्वस्थ रूप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बालक शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो ऐसे स्थिति में मानसिक रूप से स्वस्थ बालक अन्य बालक की तुलना में ज़्यादा अधिगम कर पाता है। ठीक है, मान लीजिए एक बालक है वो शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, लेकिन वह क्या है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग है। तो ऐसे स्थिति में जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो अन्य बालक की अपेक्षा ज़्यादा अधिगम कर पाएगा, ज़्यादा कुछ वो सीख पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक विकास की प्रक्रिया सामान्य रूप से छात्रों को प्रत्येक क्रिया के सीखने में सहायता करती है। मानसिक अभाव के विकास में बालक मानसिक मंद माना जाता है, जिसकी सीखने की प्रक्रिया भी मंद होती है। अतः मानसिक विकास अधिगम को सीखने के लिए परम आवश्यक है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसका अधिगम भी मंद होगा, अगर कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है तो उसका अधिगम भी तीव्र होगा। इसलिए मानसिक विकास जो है अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कल्पना, चिंतन एवं तर्क शक्ति तीनों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इन तीनों को मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक किया जाता है। ठीक है, किसी कल्पना करना है, कोई चिंतन करना है, कोई तर्क शक्ति देना है, ये तीनों के लिए मानसिक विकास स्वस्थ होना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिएगा संवेगात्मक विकास एवं अधिगम। संवेगात्मक विकास एवं अधिगम, ठीक है, संवेगात्मक विकास का भी अधिगम से महत्वपूर्ण संबंध होता है। संवेगात्मक विकास के अभाव में सीखने की प्रक्रिया संभव नहीं है। अगर बच्चा में संवेगात्मक विकास नहीं है तो उसमें सीखने की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, संवेगात्मक विकास के आधार पर ही बालक उन क्रियाओं को शीघ्रता से सीखता है जो कि उसकी मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति करती है। जैसे बालक बड़ा होने पर, भूख लगने पर खाना खाने सीख जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संवेगात्मक विकास किस तरह से हो रहा है कि बालक बड़ा होगा, उसको भूख लगेगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे खाना खाने सीखेगा। यानी भूख लगने पर वह खाना खाने सीख जाता है। ठीक है, भूख लगने पर वह खाना खाने सीख जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यदि बालक की भूख लगने पर खाना खाने सीख जाता है, यदि बालक की भूख को ही समाप्त कर दिया जाए तो वह खाना बनाने नहीं सीख पाएगा और
न ही खाना खाने सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए संवेग का जो है जुड़ाव आपका अधिगम से होता है। अगर उसमें खाना खाने की प्रवृत्ति है तो वह खाना बनाना भी सीख जाएगा और खाना खाने भी सीख जाएगा। तो इस तरह से उसमें जो संवेदना आएगा वह उस तरह का काम करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी संवेदना के और आधार पर हम समझेंगे। स्वेगात्मक स्थिरता के आधार पर ही बालक एक दूसरे व्यक्तियों को सम्मान करना सीख जाता है। देखिए, बालक के अंदर संवेग चल रहा है कि यह हमारे बड़े हैं तो इनको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा क्या हो रहा है, सीख रहा है, सम्मान देना सीख रहा है। किसके आधार पर, संवेग के आधार पर। अगर उसको लगता है कि हमें खून नहीं करना चाहिए तो वो बच्चा क्या होता है, किसी के प्रति यहाँ पर क्या है, संवेग के प्रति है कि हमें चाकू चलाने से क्या हो सकता है, किसकी जान जा सकती है। इसलिए वो सीख जाता है कि चाकू हमें नहीं चलाना चाहिए। पत्थर चलाने पर किसी को चोट लग सकता है और चोट बहुत भयानक होता है, तो इसके अंदर संवेग आ गया है। तो ये संवेग से ही यह चीज़ सीख जाएगा कि हमें किसी पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। तो संवेगात्मक विकास का जो है अधिगम से जुड़ाव होता है। ठीक है, इसी तरह देखिएगा, आपको खेल के मैदान में जब बच्चा जाता है तो उसके अंदर संवेग होता है। वो क्या होता है, आज्ञाकारी बन जाता है और नियम का पालन करना सीख जाता है। ठीक है, इस प्रकार संवेगात्मक विकास के आधार पर ही इस प्रकार का अधिगम हो पाता है। उसके अंदर संवेग आ जाता है। तो जब क्रिकेट मैदान में जाता है तो उसके दिमाग में रहता है कि लंघी मारेंगे तो आदमी गिर के उसका हाथ पैर टूट सकता है। ठीक है, लंघी मारने पर हमें क्या हो सकता है, प्लांटी हो सकता है। लंघी मारने पर हम क्या हो सकता है, हमको सजा हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों क्या हो रहा है, खेल के मैदान में सीख रहा है। ठीक है, तो ये सीखना जो है अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बालक का विकास जो है उस अधिगम, तो इस बालक में क्या हो गया, विकास हो गया कि वह रूल नियम की जानकारी उसको होने लगा है, वो फॉलो करने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चारित्रिक विकास का अधिगम से संबंध। चारित्रिक विकास का अधिगम से संबंध। चारित्रिक विकास एवं अधिगम की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाज में चरित्रवान व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है जिसमें सभी बालक उन गुणों को सीखने का प्रयास करता है जिससे कि व्यक्ति को समाज में इज्जत मिल सके। ठीक है, तो चारित्रिक विकास का क्या होता है, अधिगम से में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और समाज में चरित्रवान व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे अब चरित्रवान व्यक्ति आपको प्रतिष्ठा मिल रहा है तो अगला जो बालक होता है, अगला जो पीढ़ी होता है वो भी सोचता है कि हम ऐसा बोले कि हमको भी उनके जैसा इज्जत मिले। तब वह क्या सीख जाता है, वह सीख जाता है कि यदि आप चारित्रिक विकास आप में है तो आप यहाँ से क्या हो सकते हैं, समाज में आपको इज्जत मिलता है, इसलिए वो चारित्रिक विकास करने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, तो ये विकास है और ये इसका अधिगम है, नया सुधार होने लगा। तो ये इस बच्चा में अधिगम कार्य कर रहा है। तो चारित्रिक विकास के आधार पर भी यहाँ पर अधिगम का जुड़ाव है। ठीक है, चारित्रिक विकास में नैतिकता एवं मानवता का समावेश होता है। इससे बालक में उन सभी क्रियाओं को करने में रुचि उत्पन्न होती है जो कि सार्वजनिक कल्याण से संबंधित होती है। सार्वजनिक कल्याण की क्रियाओं एवं संबंध मानवीय एवं नैतिक मूल्य से होता है। इस प्रकार चारित्रिक विकास सीखने में मदद करता है। तो इस प्रकार और अधिगम एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चारित्रिक विकास से संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों में विद्यालय के अंतर्गत उन क्रियाओं को सिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें राष्ट्र एवं बालक के हित में होता है। इन क्रियाओं के आधार पर ही बालक अनेक प्रकार की शैक्षिक और सामाजिक क्रियाओं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बालक को यहाँ पर जो है स्कूल में उनके चारित्रिक विकास के अंतर्गत समाज में समाज से प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, एवं स्वयं के हित की भावना, ये सभी चीज़ें उनमें सीख रहे होते हैं बच्चे। इसलिए वो क्या करते हैं, किसी समाज में जाते हैं तो समाज का कल्याण करने की कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए कल्याण के प्रति समर्पित रहते हैं और स्वयं जो ऐसे काम करे जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये क्या होता है, तो ये चारित्रिक विकास से बच्चे सीख रहे होते हैं कि इसको करने से हमारे समाज में संदेश अच्छा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर चारित्रिक विकास का भी अधिगम से जुड़ाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास का अधिगम से संबंध। सामाजिक विकास किस तरह अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया विद्यालय एवं परिवर्तन दोनों में ही संपन्न होती है। बालक अनेक सामाजिक क्रियाओं को विद्यालय जाने से पूर्व सीख लेता है। जैसे बालक सामाजिक संबंध एवं उनके अनुरूप व्यवहार करना, ये सभी सीख जाता है। एक बालक जो होता है उसमें सामाजिक विकास का जो विस्तार होता है वो पहले से ही हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बालक है विद्यालय जा रहा है तो वह ये चीज दिमाग में, उसके मन में ये बात रहती है कि हमें विद्यालय में जाने के बाद जो है बच्चों से शांतिपूर्ण व्यवहार करना है, अच्छे तरह से उनके साथ बैठना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें वो सीख
सीख रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें वो घर से सीख के जाते हैं जो उनके माता पिता के द्वारा उनको दिया जाता है, ठीक है। यानी सामाजिक विकास जो है वो क्या होता है, तो देखिए सामाजिक विकास उनमें हुआ कुछ न कुछ घर पर। सामाजिक विकास तो आपको घर से बाहर भी हो रहा है और घर के अंदर भी हो रहा है। तो घर के अंदर जो ही बच्चे में सामाजिक विकास हुआ वो क्या हुआ, यहाँ अधिगम से जुड़ गया। अधिगम मतलब कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को पीटना नहीं चाहिए, हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो है सामाजिक विकास घर से मिला, परिवार से, और वह इन सारा अधिगम को करने सीख गया। इसलिए सामाजिक विकास जो है आपका अधिगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालकों द्वारा अपने विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन किया जाता है तथा दूसरे के संवेगों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। बालकों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार का संवेग दिखाया जाता है, रोना, चिल्लाना, क्रोध करना, और इसका जो परिणाम होता है वो दूसरे के संवेग को देख करके सीख जाता है कि अगर बच्चा जो है विद्यालय में शांत दृष्टि से बैठा हो तो उसको शिक्षक अधिक सम्मान देते हैं। अगर बच्चा जो है ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा है तो वह डांट भी सुनता है। तो इससे बच्चा सीख रहा है कि अगर हम शांत से बैठेंगे तो क्या होगा, हमें सम्मान मिलेगा, हमें मारा नहीं जाएगा। अगर हम शांत से नहीं बैठेंगे तो हमें पिटाई किया जा सकता है, हमें डांटा जा सकता है। तो इस तरह सामाजिक विकास जब वो घर से जाता है तो यहाँ पर स्कूल के अंदर कर रहा होता है, सीख रहा होता है। इसलिए सामाजिक विकास जो है अधिगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के आधार पर भी कर्तव्य एवं दायित्व दोनों का बोध बालकों को होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सीखता है जो कि उससे एक कुशल नागरिक एवं सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करती है, ठीक है। उसे कुशल नागरिक और एक सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित कर रहा होता है। इस तरह से सामाजिक विकास जो है अधिगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह बालक का विकास किसका परिणाम है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, और चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बालक में जो विकास आप देखने को मिलता है, आपको किसी का मसल्स अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। कोई जो होता है भक्ति में बच्चा में विकास हो जाता है, किसी में चोर प्रवृत्ति का विकास होता है। ये सभी विकास किसका परिणाम होता है? तो देखिए यह वंशानुक्रम है, और वह जहाँ पर रह रहा होता है, जिसके साथ रह रहा होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है उसका परिणाम होता है, ठीक है। यानी इसमें वंशानुक्रम भी शामिल है, वातावरण भी शामिल है, जिससे कि बच्चा का विकास होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर सी होगा। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो है बालक के विकास का परिणाम है। इसी कारण बालक अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से विकास करते हैं, ठीक है। यानी बालक का विकास जो है किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद परिवार के पूरे सदस्य को यह विकास पहचानता है, ठीक है। यह विकास की किस अवधारणा से ग्रसित है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, अनवरत प्रक्रिया या कोई नहीं, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है आपको, आप देखिए आप जो टॉपिक पढ़ोगे विकास की अवधारणा, ठीक है, ये विकास की अवधारणा, तो विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो विकास की अवधारणा जो होता है वो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास की अवधारणा ये पार्ट 1 में है, पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। पहले बच्चा सामान्य रूप से माँ को पहचानता है, उसके बाद पूरे परिवार को पहचानता है, और यह जो पहचान होता है वह उसकी माँ की संवेदना के आधार पर होता है, क्योंकि वह पहला बार जो है अपने माँ के साथ रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? क्रंदन से, चलने से, कूदने से, कोई भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों में जो भाषा का विकास शुरू होता है वो देखिए बच्चा का जैसे ही पहले बार रोता है बच्चा, ठीक है, रोता है, तो बच्चा का जब रोना शुरू होता है उसी रोने से ही बच्चों में कुछ कुछ भाषिक विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों का भाषिक विकास शुरू में कहाँ से होता है? रोने से उसके भाषिक विकास की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है आपको। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी मातृभाषा का विकास कर रहा होता है, अर्थात बच्चों में भाषा का विकास क्रंदन से ही शुरू होता है, वहीं से बोल पाता है, ठीक है। बच्चों में अगला प्रश्न है, बच्चों में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, यह विकास की अवधारणा के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, भिन्नता का सिद्धांत या कोई नहीं, ठीक है।
तो बच्चों का विकास जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से होता है। और कहाँ तक जाता है? पैर तक जाता है। तो सिर से जाता है, पैर तक जाता है। यह कौन सा अवधारणा है? तो ये देखिए मस्तिष्क का विकास है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है सिर का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मस्तोक्त बुद्धि विकास। सबसे पहले सिर यानी मस्तिष्क, तो मस्तोक्त बुद्धि विकास को लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मस्तोक्त बुद्धि विकास, ठीक है। तो शिशुओं का विकास सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर होता है, याद रखिएगा। सिर से मतलब मस्तिष्क से, तो मस्तोक्त बुद्धि विकास होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? ठीक है, जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो सबसे पहले गर्भ में किस चीज़ का विकास होता है? सिर का, पैर का, धड़ का, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है उसके अनुसार बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। किसका होता है? सिर का विकास होता है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में गति एक समान नहीं पाई जाती है? किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास गति एक समान नहीं पाई जाती है? ठीक है, यह कौन सा विकास की कौन सी अवधारणा है जिसमें लगता है कि बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है? ठीक है, किसी बालक में विकास बहुत अच्छा हो जाता है, किसी में विकास बहुत कम होता है, किसी में और मंदबुद्धि होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये इसका मतलब है कि बालक के विकास में क्या पाया जा रहा है? बताइए, भिन्नता पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? भिन्नता पाया जा रहा है। ठीक है, किसी का विकास बहुत कम समय में हो रहा है, किसी का विकास में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये भिन्न भिन्न जो पाए जा रहे हैं वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? तो वो भिन्नता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसमें आपको बताया गया था अभी कि बच्चा क्या करता है। तो पहले यहाँ पे सामान्य काम करता है, पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाद में सभी को पहचानता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मस्तोक्तमुखी विकास में क्या था? तो बच्चा का पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? सिर का होता है। ठीक है, तो ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, इसको हम लोग भिन्नता के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये भिन्नता का है। ठीक है, चलिए अगला है, किस अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास की गति तीव्र होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए बच्चा का क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और फिर बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है? रुक जाता है, और किशोरावस्था में एक बार फिर से बालक का विकास शुरू होता है। तो किस अवस्था में बालक के विकास की गति अधिक तीव्र होती है? तो वह शैशवावस्था होता है, इससे बालक बहुत जल्द बढ़ रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, किस अवधारणा की ओर इंगित करता है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यह विकास की किस अवधारणा को इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्नता का सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, मतलब अनवरत रूप से चल रही है, अनवरत रूप से चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न का आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब कि अनवरत। ठीक है, अनवरत प्रक्रिया यह हो गया विकास। तो यह कौन सा विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये तो होगा नहीं। भिन्नता का सिद्धांत में क्या था? भिन्नता का सिद्धांत में था कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी बच्चा का विकास 4 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 10 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 20। तो ये भिन्नता का सिद्धांत हो गया, क्योंकि बच्चे विकास की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्नता का संगठित हो गया। संगठित प्रक्रिया का मतलब है कि एक संगठित नियम के अनुसार होता है, और अनवरत प्रक्रिया का मतलब होता है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, मतलब अनवरत होते रहता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता या भावनात्मक परिपक्वता, क्या दिखाता है? या सभी। ठीक है, तो देखिए किसी बच्चा में विकास हुआ है, इसका मतलब है कि उसका शारीरिक मसल्स कितना मजबूत हुआ है, अगर मजबूत है तो उसमें विकास है। मानसिक परिपक्वता, इसका मतलब वह बच्चा कितना अच्छा तरह से सोच सकता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसकी मानसिक विकास हो गई है। भावनात्मक परिपक्वता यानी किसी बच्चे में क्या भावनात्मक है, किस तरह से अच्छा लगाव है, कैसे आज्ञाकारी है, तो ये उसमें विकास हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी होगा। विकास का मतलब कि सभी तरह का विकास होता है। ठीक है, यानी किसी बच्चे में विकास जो होता है वो शारीरिक होता है,
मानसिक होता है और भावनात्मक होता है। ये दो सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है अधिगम है। अधिगम है, अधिगम क्या है आपको बताना है। ठीक है, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, अभ्यास के द्वारा सीखना, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना क्या है, सीखना ही तो अधिगम है। अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन मतलब वह बच्चा कुछ सीखा, इसका मतलब ये भी अधिगम है। अभ्यास के द्वारा सीखना, सीखने वाली चीज़ें अभ्यास से सीखी जाती है, तो ये भी अधिगम है। तो राइट आंसर डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है, डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। देखिए वृद्धि और विकास दो पार्ट हैं, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। वृद्धि के संबंध में क्या सही कथन है आपको बताना है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जा सकता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, या सभी। ठीक है, चलिए एक करके डील करते हैं। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जाए, बिल्कुल सही है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है। वृद्धि का मतलब उसका आकार में वृद्धि होना। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अभी 2 फीट का था, वो धीरे धीरे 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट का हो गया, तो उसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, इस तरह से वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये भी फिक्स चीज़ है कि वृद्धि जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलते हैं। क्या होता है वृद्धि, जैसे बच्चों का देखिएगा वृद्धि तो किस शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। बच्चा उस समय अगर 1 फीट का होता है तो सीधे होकर 3 फीट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बाल्यावस्था में एक निश्चित हो जाता है, मतलब रुक जाता है उनका वृद्धि। ठीक है, और फिर देखिएगा किशोरावस्था में, तो फिर जा करके क्या होता है, बच्चा में फिर से उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। लेकिन फिर देखिएगा तो किशोरावस्था के बाद जैसे ही 21 साल, लगभग 18 से 21 साल के बीच में उसका लंबाई अब बढ़ होता है, बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वह 60 साल का होगा तो 1 फीट और बढ़ जाएगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे। राइट आंसर डी यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा विद्यालय आने से पहले, बच्चा जब विद्यालय आना सोचता है उसके पहले वह क्या क्या कर रहा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी सिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, बिल्कुल सही है। जो बच्चा प्रथम बार स्कूल आ रहा है वह भाषा की कुछ कुशलता जानता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हो देखिए नियमबद्ध व्यवस्था, यदि वो सब जान जाएगा तो विद्यालय में नहीं आएगा। ठीक है, तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो नहीं आता है। ठीक है, कोरी सिलेट होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चा अपने परिवार के बीच रहकर वह कुछ न कुछ बोलना चलना या कुछ सामाजिक आज्ञाकारिता कुछ न कुछ चीज़ सीख गया होता है, वह बिल्कुल कोरी सिलेट नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, वह भाषा का उपयोग करता है लेकिन समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है जब वह विद्यालय आता है। ठीक है, किसी को लड़का देखेगा तो वो बोल देगा कि जाता है, लड़की देखे तो उसको भी बोल देगा कि जाता है, पानी देखेगा तो उसको भी बोलता है पीता है, खाना भी देखेगा तो उसको बोल देगा कि पीता है। तो ये सब समुचित नहीं जान पाता कि किसके साथ क्या करना है, लेकिन वो जानता है खाना पीना ऐसे शब्दों को जानता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी है ना। भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बड़े से बड़े लोग भी सभी भाषा के कौशल पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वृद्धि के संबंध में सही कथन है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। पहला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी सही है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर है कोई नहीं या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और सभी। ठीक है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा में वृद्धि हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हम 7 फीट का हो जाए तो आप 7 फीट का हो जाइएगा, ये आपका लक्ष्य काम नहीं करेगा। ठीक है,
वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, मतलब कि बहुत कम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि का मतलब क्या हो, संकुचित मतलब बहुत कम जगह, यानी किसी भी पेड़ का आकार, लंबाई, ऊंचाई, आदमी का आकार, लंबाई, ऊंचाई, यही तो वृद्धि है। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत कम जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसका संकुचित अर्थ है। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है। ठीक है, पहला है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग जितना भी करे कम है, क्योंकि विकास बहुत सा क्षेत्रों में होता है, इसलिए विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। राइट आंसर है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एकदम सही है। विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, यानी यह अगला ऑप्शन है डी सभी, तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसका सभी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चा रोने के साथ साथ किसका विकास कर रहा होता है। अगर ये कोई बच्चा क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पहला बच्चा, तो वो किसका विकास कर रहा होता है, चलने का, बोलने का, रोने का, भाषिक विकास का। तो देखिए, जब बच्चा शुरू बार जन्म लेता है और वह क्या करता है, रोता है, और वह हर समय अपने को अगर किसी को बुलाना है तो उसके पास हाथ पाँव नहीं होता है, सिर्फ मुंह होता है। ठीक है, अगर उसको किसी तरह का परेशानी होगा तो बच्चा क्या होता है, रोता है। रोने के बाद चाहे तो उसके मम्मी या पापा या हो सके उसके दादा दादी आते हैं और उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं उसके संवेग के माध्यम से। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो अब देखिए होता है, जब बच्चा रो रहा होता है तो उसी में कभी उसके मुंह से निकलता है बा, कभी निकलता है पा, और धीरे धीरे जैसे 2-3 महीना होने लगता है, कभी पा पा ऐसा करके थितला के बोलने लगता है। मतलब वो रोने के साथ ही भाषा का विकास कर रहा होता है, तो भाषिक विकास का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी बच्चा रोने के साथ किसका विकास करता है, अपने भाषा का विकास करता है, भाषिक विकास करता है।